टू बीएससी एकेडमी फॉर लॉ। आज हम देखेंगे 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई, खास तौर पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाल ही में हमने थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया है बिकॉज बेसिकली आपका जो विजुअल मेमोरी होता है और ऑडियो मेमोरी होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि आप सिर्फ कोई चीज पढ़ते हो या सिर्फ कोई चीज सुनते हो तो उतने अच्छे से याद नहीं रहती जब आप उसको सेम चीज को सुनते भी और विजुअलाइज भी करते हो। स्पेशली मूवीज में हमको किस तरीके से एक चीज बहुत ही ध्यान से डायलॉग समेत याद रहती है, हमको विजुअल्स याद रहता है। तो कई बार एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको हो सकता है ना याद आता हो एग्जैक्ट वर्ड क्या है, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ते हो और आपको विजुअल मेमोरी आ जाती है कि हाँ मैंने वो वीडियो में देखा था। तो विजुअल मेमोरी और ऑडियो मेमोरी साथ में मिला के इट्स द बेस्ट काइंड ऑफ मेमोरी और उसी को स्टिमुलेट करने के लिए इसका नया फॉर्मेट दे दिया गया है। विदाउट फर्दर अडू फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज यहाँ पे आप देखेंगे, दिस इज बेसिकली खेसी ट्राइब। खेसी ट्राइब एक ट्राइब होती है, मेजॉरिटी एरिया ईस्टर्न एरिया में जो रहती है मेघालय। इनका बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल होता है जो ये कई सेंचुरी से सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं इस तरीके से डांस परफॉर्मेंस वगैरह करते हैं। इस फेस्टिवल में बाकायदा प्रोसेशन निकाला जाता है, मतलब एक झुंड बना के, और फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए गलियों से गुजरते हैं, डांसेस करते हैं। और ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं इनका नाम है खेसी ट्राइब, KHESI, खेसी ट्राइब, और ये मेघालय में पाया जाता है। मेघालय का इनफैक्ट ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ईस्टर्न रीजन अगर आप देखेंगे तो यही ट्राइब वहां पे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हम देखेंगे तो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है। जैसे नागालैंड में अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ नागा ट्राइब मिलते हैं काफी ज्यादा, है ना। ऐसे ही मेघालय में जो एक मेजॉरिटी ट्राइब है दैट इज द खेसी ट्राइब। ये सिर्फ मेघालय में नहीं, वैसे आसाम में भी पाई जाती है, बट इनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहाँ पे पाई जाती है। ट्राइबल पॉपुलेशन को हमारे देश में काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशन से लेके अलग अलग लॉज के अंडर तक प्रोटेक्शन दिया गया है उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए और इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि ट्राइब्स के साथ उनका कल्चर कहीं पीछे ना रह जाए या भूल ना जाए। तो इस तरीके की चीजें जब भी होती हैं तो इसको काफी ज्यादा हमारी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, काफी ज्यादा इसका प्रचार और प्रसार करती है। एक तो टूरिज्म भी अट्रैक्ट करता है, बहुत बड़ी चीज है जो कि स्टेट के लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो सकता है। दूसरा, इन तरीके की चीजों को आगे बढ़ावा देते हैं तो ये चीजें प्रिजर्व होती है, हमारा कल्चर प्रिजर्व होता है और धीरे धीरे ऐसे नहीं होता कि ट्राइब के साथ वो कल्चर चला जाए। Hence, Khesi tribe celebrates every year this festival in Meghalaya. नेक्स्ट न्यूज अगर हम देखें तो यहाँ पे बातचीत चल रही है, दो आप जो मैप्स में झंडे देख सकते हैं, ये एक तो झंडा आपको पता होगा इंडिया का है, दूसरा झंडा है कुवैत का। कुवैत, और यहाँ पे माइक और रेडियो दिख रहा है, तो आई थिंक अभी तक आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ बात किस चीज के बारे में चल रही है। यहाँ बेसिकली बात ये चल रही है कि पहला एवर हिंदी रेडियो शो लॉन्च होने वाला है, हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट लॉन्च होने वाला है कुवैत में, हिंदी में। स्पेशली वहाँ कुवैत में बहुत बड़ी इंडियन पॉपुलेशन भी है, काफी बड़ी कम्युनिटी इंडियंस की भी कुवैत में रहती है। आप में से भी मैक्सिमम लोगों की एक्सटेंडेड फैमिली में कोई ना कोई कजिन या फ्रेंड्स या किसी का बेटा किसी का भाई मिल ही जाएगा जो कुवैत में जॉब कर रहा हो। तो वहाँ हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी काफी बड़ी स्टैब्लिश हो चुकी है। उनको केटर करने के लिए और उनको ऐसा फील कराने के लिए कि हाँ आपको भी हम गिनती में लेते हैं, ये स्टेप कुवैत ने उठाया है। ना सिर्फ इस रीजन से, इनफैक्ट कुवैत और इंडिया के रिलेशंस भी काफी सालों से, इनफैक्ट शुरू से ही काफी अच्छे रहे हैं। इसी साल हमने 60 साल एनिवर्सरी की, 60th एनिवर्सरी कुवैत के साथ सेलिब्रेट की है और 2021-22 में इनफैक्ट एग्जैक्ट 60 इयर्स हुए थे। 60 साल से कुवैत और इंडिया के जो रिलेशन चलते आ रहे हैं उन चीजों को हमने सेलिब्रेट किया। So Kuwait and India has had an amazing relationship and हमारी ट्रेड टाइप भी काफी ज्यादा अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर हम देखें तो कुवैत के साथ इंडिया की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाले टाइप्स भी काफी ज्यादा अच्छे चलते हैं। इस टाइप की चीजें करने से दो कंट्रीज आपस में, अब बहुत ही छोटा सा स्टेप है, आपको लगेगा कि इसका पॉइंट क्या है, लेकिन आप बेसिकली कुवैत इससे क्या दिखा रहे हैं कि हम इंडियंस को वैल्यू करते हैं और हम इंडिया को एज अ कंट्री काफी ज्यादा वैल्यू करते हैं। अगर हम रेडियो की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 93.3 फ्रीक्वेंसी का एक रेडियो चलेगा एंड सेकंड वन जो हर संडे आएगा दैट वुड बी 96.3 रेडियो एफएम। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक एक करके फोटोग्राफ्स शिफ्ट हो रही है। ये सारी की सारी फोटोग्राफ्स सबमिट हुई थी वर्ल्ड प्रेस फोटोज अवार्ड के लिए। वर्ल्ड प्रेस फोटोज में जर्नलिस्ट इस तरीके की फोटोज लेते हैं एंड दीस फोटोज आर सबमिटेड फॉर द अवार्ड जो हर साल दिया जाता है। इस बार की फोटो में जो अवार्ड दिया गया है दैट हैज बीन गिवन, जो आपने बहुत ही शुरुआत में फोटो देखी होगी और जो आप इनको देख सकते हैं, द पर्सन जो अभी अपनी वीडियो में है,
इनको ये अवार्ड ही हैज बेसिकली वन द अवार्ड एंड द एंटायर पॉइंट इज ऑफ विनिंग द अवार्ड। ये जो सबसे पहला फोटो दिखाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो फोटो आ रहा है, दिस क्लिक बाय मोहम्मद सलीम, इट्स अ पैलेस्टीनियन वुमन, शी इज एम्ब्रेसिंग द बॉडी ऑफ हर नीस। इनकी नीस जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक सफेद चादर में लेटी हुई है, तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली शी इज डेड। एंड ये कब हुआ था, जब 7 अक्टूबर को पहली बार हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर। उसके बाद इजराइल ने जब रिटेलिएट करना स्टार्ट किया तो इजराइल आज तक नहीं रुका है। गाजा स्ट्रिप हैज बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो दिस पिक्चर डिपिक्ट एक हॉस्पिटल के अंदर खींची गई थी, इन जर्नलिस्ट ने खींची थी, और ये पिक्चर ये दिखा रही है कि एक औरत अपनी नीज की, बहुत ही छोटी एज में थी जो कि अपनी नीज की बॉडी को पकड़ के बहुत फूट के शी इज हैविंग अ ब्रेकडाउन एंड शी इज क्राइंग। तो इस फोटो ने जो जूरी थी, जो जजेस थे, उनको इतना ज्यादा मूव कर दिया। और आप देखें, जो फोटोग्राफर ज्यादा टाइम प्राइज जीतते हैं या अवार्ड जीतते हैं, तो वो आप इमेजिन कीजिए कि एक फोटो जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेकंड में एक मोमेंट को कैप्चर करती है, उस मोमेंट में ऐसी चीज कैप्चर कर ले जिससे आपका दिल दहल जाए या आपके अंदर इमोशंस उमड़ के बाहर आ जाए। तो इसी तरीके की फोटोज का अवार्ड दिया जाता है। अगर आप उस फोटो को देखते हैं तो इट्स रियलिटी, इट शोज एग्जैक्टली व्हाट द वुमन इज गोइंग थ्रू, जबकि उनकी शक्ल तक नहीं दिख रही है, उनका चेहरा तक दिखाई नहीं दे रहा है। इट शोज द कंडीशन which people are going through in Gaza and any war zone country, कहीं भी जहाँ पे वॉर चल रहा है वहाँ पे लोगों की कंडीशन दिखा रहा है। भले ही पैलेस्टीनियन वुमन है, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रही है हर उस कंट्री के हर एक इंसान को जहाँ पर वॉर चल रही है, और जहाँ पे सिटीजन्स जो छोटे छोटे एवरेज लोग हैं, उनकी गलती तक नहीं है, उनको पता तक नहीं था क्या हो गया। सीधा सीधा उनके सर पे आके जब ड्रोन ने अटैक किया, जब बॉम्ब गिरे, तब उनको पता चला अब हमारा घर ही नहीं है, अब हमारा देश सेफ नहीं है, हमारे सर पे जो छत हुआ करती थी कल तक सब नॉर्मल चल रहा था, आज नहीं है। दिस इज व्हाट दिस डिपिक्ट्स। तो जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने पिक्चर खींची थी, उनका नाम है मोहम्मद सलीम एंड ही हैज वन द वर्ल्ड प्रेस फोटोज ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दिस इज बासा 1 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली लॉन्च किया है बासा 1 एआई मॉडल। ये जो एआई मॉडल है, आप इसमें सिंपल टेक्स्ट इनपुट करते हैं और एक स्पीच क्लिप इनपुट करते हैं। सिंपल आप टेक्स्ट डालें, स्पीच डालें, बस बेसिक। ये सिर्फ उस टेक्स्ट और स्पीच क्लिप को यूज करके पूरा का पूरा वीडियो, ये सारे जो वीडियोस आपको दिख रहे हैं नेचुरल ह्यूमन लाइक, हमको इनको देखने लग रहा है कि ये तो ह्यूमन ही है, इंसान ही लग रहे हैं, जबकि ये एआई जनरेटेड है। तो सिर्फ एक ऑडियो क्लिप को यूज करके और सिर्फ टेक्स्ट इनपुट को यूज करके माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा एआई मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है बासा 1, BASA बासा 1। ये इस तरीके के एक्सप्रेशन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट करा सकते हैं कि आपको देख के अब ऐसा लगे कि दिस इज एग्जैक्ट ह्यूमन स्पीकिंग या ह्यूमन एक्सप्रेशन। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्सप्रेशंस तक एग्जैक्ट उस तरीके के जैसे कि किसी ह्यूमन बीइंग के होते हैं। अगर कोई खुश होके बोल रहा है तो खुश होके बोलेगा एआई मॉडल, अगर कोई थोड़ा सैड तरीके से सैड चीज बोल रहा है तो उनकी एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली उस तरीके से चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली यू वुड बी एबल टू टेल द डिफरेंस कि भाई असली इंसान किसका वीडियो है और अब एआई का वीडियो कौन सा है। अगर हाल ही में आपने देखा हो, डीप फेक काफी ज्यादा चल रहा है। इंस्टाग्राम की रील भी वायरल हुई है जिसमें एकदम से बंदा डांस कर रहा होता है, उनकी फिर एकदम से शक्ल चेंज होकर उसके चेहरे पे सुपर इम्पोज हो जाता है किसी दूसरे सेलिब्रिटी का, और फिर वो तीसरा। फर्स्ट टाइम मैंने देखा था तो मुझे लगा था कि ये वही इंसान जिनका चेहरा है वही डांस कर रहा है। ऑफकोर्स इतना बढ़िया तरीके से कोई वो ही नहीं कर सकता सीजीआई के अलावा। एकदम से जब चेहरा चेंज हुआ, देन आई रियलाइज दिस इज डीप फेक। तो डीप फेक एंड एआई इस लेवल तक पहुंच चुका है कि अब शायद आप किसी भी चीज का वीडियो एविडेंस देखें तो आप बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि किसी का भी चेहरा कहीं पे भी सुपर इम्पोज किया जा सकता है। एंड ये जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, दिस इज जस्ट अ न्यू स्टेप इन एग्जैक्टली दैट डायरेक्शन। मतलब आप इमेजिन कीजिए, मैं यहाँ पे डालूं टेक्स्ट इनपुट, जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ वो सब टेक्स्ट फॉर्म में डालूं, और मैं अपना साउंड क्लिप डालूं जो मैं बोल रही हूँ, उसको यूज करके और अपना फोटो डाल दूं, तो वो मेरे चेहरे को इस तरीके से मूव कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि ऐसा लगेगा मैं ही बोल रही हूँ, मुझे करने की या बोलने की जरूरत नहीं है। So just imagine आपका चेहरा यूज करके और एक साउंड क्लिप यूज करके कितना ज्यादा बड़ी चीज क्रिएट की जा सकती है। While this is a boon, मतलब हमारे फायदे का काम है, ये बहुत अच्छी चीज भी है, हम तरक्की कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एआई, नई नई चीजें डिस्कवर कर रहे हैं। बट शायद ये हमको जितना फायदा पहुंचा है उससे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अब हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, डीप फेक एंड ऑल दीज थिंग्स,
इससे अब बिलीव करना मुश्किल हो चुका है कि क्या चीज एक्चुअली में सच है। अगर आप अपनी आंखों से सामने नहीं देखते, और आजकल तो वर्चुअल रियलिटी भी होती है, इनफैक्ट आंखों के सामने भी देखी हुई चीज पे 100% बिलीव नहीं किया जा सकता। तो जब तक आप अपनी आंखों से चीजें महसूस ना करें, फील ना करें, फोन में एक वीडियो देख के आप कोई भी चीज मान पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। खैर, जब होगा तब की तब देखेंगे। फिलहाल तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये लॉन्च किया है एआई मॉडल जिसका नाम है वासा 1। ओके, अच्छा ये सिर्फ अभी शॉर्ट वीडियोस ही क्रिएट कर सकता है, कुछ खास लंबे वीडियोस नहीं, बट आई थिंक सून दे बी ऑन देयर वे टू क्रिएटिंग लॉन्ग वीडियोस एज वेल। नेक्स्ट वन पे अगर हम आए तो नेक्स्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके इंडियन नेवी की शिप जाती हुई दिख रही है। ये कहाँ जा रही है? ये पूर्वी लहर नाम की एक एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रही है, विच इज अ मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये क्या करना चाहता है? मैरीटाइम मतलब समंदर में, क्योंकि नेवी का बात हो रही है हम यहाँ पे, नेवी ने एक्सरसाइज कंडक्ट की है। तो अक्सर ऐसा होता है, जिन लोगों को ये मिलिट्री नेवी एक्सरसाइज के बारे में नहीं पता, एक बेसिक समझ लीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी इंडियन नेवी किसी और कंट्री की नेवी के साथ मिलकर, हो सकता है 2 कंट्री भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कंट्री, मल्टी भी हो सकती है, हमारी इंडियन एयरफोर्स भी एंड सेम मिलिट्री भी साथ में मिलकर एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती है, ये देखने के लिए कि क्या हम प्रिपेयर्ड हैं। मतलब जैसे अगर आपको पढ़ाते जाए और प्रैक्टिस ना करें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कितना पानी है। इसी तरीके से हमारी आर्मी भी, हमारी नेवी और हमारी एयरफोर्स लगातार इस तरीके की एक्सरसाइज कंट्रीज के साथ और अकेले भी कंडक्ट करती रहती है अपनी प्रिपेयर्डनेस चेक करने के लिए कि आर वी प्रिपेयर्ड और नॉट इन केस सम सिक्योरिटी थ्रेट अराइजेस। इसी तरीके की एग्जैक्ट एक एक्सरसाइज है जो हमारी इंडियन नेवी ने की है, जिसका नाम है पूर्वी लहर। ये चेक करने के लिए कि क्या मैरीटाइम मतलब समुद्र के थ्रू अगर कोई थ्रेट आता है नेशनल सिक्योरिटी लेवल का, तो क्या हम उससे डील कर सकते हैं कि नहीं। तो ये एक्सरसाइज एग्जैक्ट वैसे ही कंडक्ट की जाती है एज इफ हमारे ऊपर अटैक हुआ हो, तो हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्या क्या एक्शंस लेंगे, क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाएंगे और क्या क्या स्टेप्स लेंगे। तो एक्सरसाइज इज डन एग्जैक्टली लाइक दैट, बट डिफरेंस ये होता है कि इट्स अ मॉक एक्सरसाइज। असली में अटैक नहीं हो रहा है, हम सिर्फ अपना चेक कर रहे हैं, बट इट्स लाइक एन एग्जैक्ट अटैक इज हैपनिंग। ठीक है, किन्होंने कंडक्ट की है? हमारी इंडियन नेवी ने, और एक्सरसाइज का नाम क्या है? पूर्वी लहर। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं जियो ट्रू 5G। इसका बात क्यों चल रही है यहाँ पे? क्योंकि रिलायंस जियो वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर बन चुकी है। पहले चाइना हुआ करता था, लेकिन चाइना से ऊपर निकल के, अब चाइना मोबाइल से ऊपर निकल के नाउ रिलायंस जियो हैज बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने ज्यादा अमाउंट का यहाँ पे बेसिकली ट्रांजैक्शन चलता है या टोटल ट्रैफिक कितना होता है। यहाँ पर रिलायंस जियो में या रिलायंस जियो नेटवर्क के थ्रू अकेला ट्रैफिक 40.9 एक्साबाइट्स का होता है। एक्साबाइट, एक एक्साबाइट 10 कुछ करोड़, सॉरी 1 बिलियन गीगाबाइट्स होते हैं, जीबी। तो आप इमेजिन कीजिए 40.9 एक्साबाइट्स मतलब कितने बिलियन जीबी होगा। उतने का अकेले रिलायंस जियो का नेटवर्क ऑपरेटर जो है उनके वहां ट्रैफिक होता है। In fact, not just this, Reliance Jio and Jio has also become the first ever Indian company जिन्होंने pre-tax मतलब टैक्स देने के पहले का अकेले प्रॉफिट 100,000 करोड़ है। 100,000 करोड़ रुपीस, नॉट डॉलर, 100,000 करोड़ रुपीस। तो no wonder Reliance Jio has become the largest operator of the world. In fact, अगर हम देखें हमारे सर्विसेज का और इंडिया का पूरा ये जो टेलीकॉम सेक्टर है, इसमें रेवोल्यूशन ही जो आया वो काफी हद तक रिलायंस जियो के आने के बाद आया। हर एक आम आदमी, एवरेज से एवरेज इंसान, कम कमाने वाला हो चाहे ज्यादा कमाने वाला हो, उनको सस्ते से सस्ते में अवेलेबल कराना 3G 4G 5G, नाउ 5G एज वेल, एक्सट्रीमली इनएक्सपेंसिव। क्योंकि उससे पहले आप डेटा पैक डलवाते थे, अगर आपको याद हो तो वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव चलता था। महीने का 1 या 2 GB डेटा यूज करते थे, जिनके घरों पे वाईफाई नहीं होता था। जियो हैज बीन द रेवोल्यूशन। इंडिया का पूरा फेस चेंज कर दिया आफ्टर रिलायंस जियो एंड रिलायंस जियो फाइबर स्पेशली। अब आप कहीं भी देश के कोने में चले जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास जियो का मोबाइल फोन हो या जियो की सिम हो और आपको नेटवर्क ना है, क्योंकि जियो वहां पे भी पहुंच कर बैठा हुआ है जहां पे शायद कोई और नेटवर्क ऑपरेटर नहीं पहुंच पाया। हेंस द रीजन रिलायंस जियो हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क ऑपरेटर। पहले चाइना हुआ करता था, बट अब रिलायंस जियो चाइना से भी ऊपर निकल चुका है। Coming on to the next news, यहाँ पे एयर इंडिया ने ANA, एयर इंडिया को AI बोलते हैं,
एयर इंडिया में ANA, ANA इज बेसिकली जापान का ऑल निप्पॉन एयरवेज, NIPPON निप्पॉन जो होता है, दिस वर्ड पहले जमाने में जापान को बोला जाता था। बहुत सारी कंट्रीज के नाम बाद में चेंज होकर नई चीजें बोलने लगे, जैसे कि आप कई जगह पे बर्मा पढ़ेंगे तो बर्मा पहले म्यांमार का नाम हुआ करता था। इसी तरीके से श्रीलंका का पहले नाम सीलोन हुआ करता था, CYLON। तो ऐसे ही जापान को पहले निप्पॉन बोला करते थे, अभी भी उनकी कम्युनिटी काफी बार वही बोलती है, वो अपने आप को जापान नहीं बोलते। तो उनकी एयरवेज का नाम है ऑल निप्पॉन एयरवेज, ठीक है। तो इनका बेसिकली एयर इंडिया का और ANA का एक कोड शेयर एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस कोड शेयर के अंडर क्या होगा, किसी भी इंसान को ऐसी एयरलाइंस यूज करनी है या कहीं से कहीं तक जाना है तो वो इंडिया और जापान की कनेक्टिंग फ्लाइट कह सकते हैं, जस्ट बुकिंग बाय वन टिकट। अभी जनरली क्या करते हैं, अगर इंडिया से जापान से कनेक्टिविटी चाहिए होती है, न्यू दिल्ली से आपको टोक्यो जाना है, टोक्यो के किसी एयरपोर्ट या टोक्यो से मुंबई, तो आपको, और ये कनेक्टेड है, आप कहीं से इंडिया आ रहे हो, इंडिया से जापान जा रहे हो, फिर इस तरीके से जा रहे हो, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लाइट की टिकट्स लेनी पड़ती है। इस कोड शेयर एग्रीमेंट को या कोड शेयर को साइन करके क्या अचीव किया है, इंसान इन थ्रू आउट इंडिया और जापान ट्रैवल कर सकता है विद जस्ट वन सिंगल टिकट। तो ये कनेक्टिविटी जो इशू आता है जिसमें दो टिकट्स लेनी पड़ती है, वो इंसान सिर्फ एक टिकट में अक्रॉस इंडिया एंड जापान ट्रैवल कर सकता है। इस तरीके के क्यों साइन करता है, ताकि कंट्रीज के बीच में आपस की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, टूरिज्म को ऑब्वियसली बढ़ाने के लिए, बट इसी के साथ साथ जापान इज आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स टू इंडिया। हम जापान से काफी ज्यादा अमाउंट में इंपोर्ट्स लेते हैं, प्लस जापान इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन इंडिया। हमारा काफी बड़ा अमाउंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जापान से आता है, तो जापान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस। अगर आपको कुछ टाइम पहले याद हो तो ऐसा कुछ बातचीत चल रही थी कि शायद रशिया और नॉर्थ कोरिया रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। अब जापान एंड नॉर्थ कोरिया आर लाइक कट्टर दुश्मन, तो उस केस में भी इंडिया ने रशिया को वार्न कर दिया था कि लिसन, अगर आप नॉर्थ कोरिया से दोस्ती कर रहे हो तो हमारी और आपकी दोस्ती में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, बिकॉज जापान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो अगर आप जापान के दुश्मन से दोस्ती कर रहे हो तो हमारी और आपकी दोस्ती में कुछ खटास, कुछ दिक्कत आ सकती है। जापान इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो यहाँ किनके बीच में कोड शेयर साइन हुआ है, एयर इंडिया एंड ANA, जो कि जापान की ऑफिशियल एयरवेज है, ठीक है। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये जो आपको लेडी दिख रही है, हर नेम इज नाइमा खातून, और ये 126 सालों के बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 123 इयर्स के बाद, क्योंकि लास्ट 1920 में बनी थी, 123 इयर्स के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली वुमेन वाइस चांसलर बनी है। इसके बीच में 123 इयर्स में एवरी टाइम कोई भी अगर वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी का बना है, इट हैज बीन अ मैन। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 123 इयर्स। 123 साल पहले जो लास्ट बनी थी उनका नाम था सुल्तान, बेगम सुल्तान जहां। उसके बाद सीधा नाइमा खातून बनी, एंड दिस इज अ ह्यूज स्टेप। ना सिर्फ ये, हाल ही में अगर आप देखें तो इवन JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी वाइस चांसलर प्रेजेंट पे जो है दे आर वुमेन ओनली। तो ये AMU, इट हैज बिकम द थर्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ्टर JNU एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। JNU एंड जामिया मिलिया इस्लामिया, JMI, इन दोनों के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तीसरी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है जिसकी वुमेन वाइस चांसलर अपॉइंट की गई। Again, her name is Naima Khatun. Coming on to the next one, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं RCB और मुंबई इंडियंस का काफी पुराना मैच है ये, बट ये एक एक करके सारे के सारे विकेट्स दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि 200 IPL विकेट्स लेने का खिताब मिल चुका है युजवेंद्र चहल को। He has become the first bowler in this history who has achieved a historic 200 IPL wickets. अच्छा, ये माइलस्टोन इन्होंने जो अचीव किया है, ये कब किया था, जब राजस्थान रॉयल्स का मैच हुआ था विद मुंबई इंडियंस इन अ स्टेडियम इन जयपुर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस स्टेडियम का नाम था सवाई जयसिंह स्टेडियम, व्हिच वाज इन जयपुर। तो ये उन्होंने अचीव किया है। मुंबई इंडियंस के कैप्टन कौन है, हार्दिक पांड्या। तो राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में जब मैच चल रहा था, तब फाइनली उनका ये रिकॉर्ड उन्होंने अचीव किया है ऑफ टेकिंग 200 विकेट इन IPL, ठीक है। अच्छा, ये हिस्ट्री उन्होंने किसने क्रिएट की है, T20 मैचेस अलग होते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं IPL। तो ये हिस्ट्री जो उन्होंने क्रिएट की है, दिस इज अबाउट ओनली अबाउट IPL।
कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज अबाउट DRDO, और हमारी सेना की जो जैकेट्स दिख रहे हैं बेसिकली DRDO विच इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और जिसके चेयरपर्सन या जिनको हम चेयरमैन बोलते हैं उनका नाम है समीर बी कमार। इन्होंने और DRDO ने एक इस तरीके का जैकेट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे लोग जो पहन के घूम रहे हैं, इस तरीके का जैकेट इन्होंने डेवलप किया है जो कि हेवी स्नाइपर अटैक, ना सिर्फ एक गोली सेवरल गोलियों को अगर अटैक किया जाता है तो उसको रोक सकते हैं। इन जैकेट्स में हेवी थ्रेट लेवल से भी प्रोटेक्शन मिलता है। जनरली जो जैकेट होती है उसमें एक बार या दो बार बुलेट चल जाए तो दे बिकम यूजलेस, बट ये जैकेट इतने हाई लेवल पे बुलेट प्रूफ है कि ये हेवी आर्टिलरी के अटैक में या हेवी थ्रेट के अंडर भी सर्वाइव कर सकती है। ये जैसे कि आप जैकेट्स देख सकते हैं, अगेन आई शो यू। हाँ, तो ये एक नया डिजाइन अप्रोच है और एक नया नॉवल तरीके का जैकेट बनाया गया है। इससे पहले इस तरीके का जैकेट, क्योंकि अगर आप इतना हाई लेवल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हो ना तो वो जैकेट काफी हेवी हो जाती है। उस हेवी जैकेट को पहन के दौड़ने में और फटाफट से क्विक एक्शन लेने में विच इज वेरी नेसेसरी वॉर कंडीशंस में हो नहीं पाता। तो इस जैकेट की खासियत ये है कि ये हेवी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बट काफी ज्यादा लाइट वेट है। सो दिस इज एक्सट्रीमली न्यू एंड इम्पोर्टेंट फॉर आवर आर्मी मेंबर्स या आर्मी पर्सनल्स। तो ये काफी ज्यादा चेंज लेकर आ सकती है और काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है ये जो इन जैकेट्स में आप देख सकते हैं। ओके, इन्होंने डेवलप किया है DRDO। DRDO का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, उसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली एंड चेयरमैन समीर बी कमार। ओके, अच्छा, इन केस अगर आपको एस्टैब्लिशमेंट पूछ लिया जाए तो 1959 में DRDO एस्टैब्लिश किया गया था, सॉरी 1958 में, ठीक है। 1959 में तो उसका ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हुआ था बट एस्टैब्लिशमेंट उसका हुआ था 1959 में। अच्छा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली ये चीज डिपिक्ट करने के लिए है कि इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट स्पेंडर ऑन डिफेंस। तो हम जितना ज्यादा स्पेंड करते हैं, इवन आप अपना बजट उठा के देख लीजिए, पिछले कई सालों का आप अगर बजट उठा के देख लेते हैं तो उस बजट में ही दिखाई देता है कि हम मेजॉरिटी फंड्स अभी भी डिफेंस में डालते हैं। तो इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट स्पेंडर इन डिफेंस अलोन इन द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। ये काफी ज्यादा फेमस हो गए थे, इनको जेनजी के आइडल बोला जाता है, तो ये टिकटॉक पे बीच में काफी फेमस हो गए थे। बट सीरियस बात करें तो ही हैज बीन अ जनरल, और इनको यूएस में बैन भी कर दिया गया था इनके ऊपर क्योंकि बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट थ्रेट्स एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, ऐसा माना जाता है। यूएस बोलते हैं, एलिगेशंस लगाए कि इन्होंने किया था, तो इनको यूएस में बैन कर दिया गया है। बट इंडोनेशिया में इनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, ये लैंड स्लाइडिंग विन से जीते हैं, मतलब कोई दो लड़ाई नहीं थी कि जरा सा भी वोट इधर उधर होता तो ये जीतेगी, 100% यही जीतते। इतने बड़े वोटर टर्नआउट और इतने बड़े मार्जिन से जीती है इनकी पार्टी। और ये इंडोनेशिया, काफी लोगों को पता नहीं होगा, इंडोनेशिया दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। फर्स्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज इंडिया, हमारी कंट्री। इंडोनेशिया इज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और इंडोनेशिया में जीते हैं दे इलेक्टेड देयर न्यू प्रेसिडेंट जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। ओके, अच्छा, इलेक्शन में 58.6 वोटर टर्नआउट था, जिसमें से 96 मिलियन बैलेट्स कुछ हुए थे, जिसमें मेजॉरिटी मोर देन ट्वाइस अमाउंट, मतलब अगर दूसरी पार्टी को जितना अमाउंट मिला है उससे डबल से भी ज्यादा वोट से ये जीते हैं, तो लैंडस्लाइड विन को बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे काफी लोग देख के ही पहचान रहे होंगे, हिज नेम इज यूसेन बोल्ट, एक्सट्रीमली फेमस स्प्रिंटर। इनको ऐसे बोला जाता था कि अगर आपने कभी इनकी क्लिप देखी हो दौड़ते हुए, जमैकन है, ही इज अ जमैकन स्प्रिंटर, रेसेस में पार्ट लेते हैं, एंड अगर इफ ही इज रनिंग तो बाकी के मान के चलते थे कि भाई फर्स्ट पोजीशन तो हमारे लिए है ही, सेकंड या थर्ड के लिए फाइट मारते हैं। तो हिज रनिंग वाज गॉड लेवल, मतलब लोग जो उनको देखते थे, जो उनके खुद के कोच थे, वो उनको देख के बोलते थे व्हाट ही डज इज इम्पॉसिबल टू डू। जिस तरीके से दौड़ते हैं, ऐसा माना जाता था गॉड हैज क्रिएटेड हिज बॉडी इन दिस मैनर कि ही विल बी द फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ, फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ। एक टाइम पे ऐसा था कि कार से ऑलमोस्ट स्पीड में मैच करके, एवरेज कार स्पीड को मैच करके ये दौड़ सकते थे।
सो अमेजिंग 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 स्प्रिंटर। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? इज फ्रॉम जमैका। एंड क्योंकि नेक्स्ट आने वाला T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होने वाला है उसको वेस्ट इंडीज और यूएसए साथ में मिलकर होस्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ऑफ द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये बेसिकली टीम को एंडोर्स करेंगे, प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? जो बेसिकली उस चीज का ब्रांड वैल्यू बढ़ाते हैं, उस चीज को बढ़ावा देते हैं, उस चीज को एडवर्टाइज करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। दैट्स व्हाट ही इज गोइंग टू डू। इनको क्यों लिया गया है? क्योंकि ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेसेस इन द एंटायर वर्ल्ड। कोई भी ऐसा जनरेशन नहीं होगा, अगर आप मेरी जनरेशन की बात कर लेते हैं आपसे कुछ साल पहले, शायद आपकी जनरेशन में ना पता हो, बट मेरी जनरेशन में ऐसा हो नहीं सकता कि आप इनकी फोटो किसी को दिखाएं एंड दैट पर्सन डजंट नो हिम। यूसेन बोल्ट वाज एक्सट्रीमली फेमस, स्टिल इज फेमस, एंड ही यूज्ड टू बी, वो रेस जीतते ही he had this famous step जो वो करते थे एंड इट वाज लाइक दिस। तो ऐसा किसी ने तो किया ही होगा। या कई बार जेनजी को भी देखते हैं इस तरीके की पोस्ट डालते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये पोस्ट आया कहां से। दैट वाज हिम, he was the one जिन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, so he has been chosen as the brand ambassador of upcoming T20 match। ये मैचेस स्टार्ट कब होने वाले हैं? They are going to start on 1st of June। Coming on to the next news, ये है इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन IHRC। इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन ने हाल ही में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था जिसमें उन्होंने एक नई डिजाइन और एक नया मोटो मांगा था। ये तो उन्होंने बोला था कि हम एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें आप सारे के सारे लोग, इट वाज ओपन टू एवरीवन, डिजाइन करके भेजें और मोटो भेजें, एंड जिसका डिजाइन और मोटो सिलेक्ट होगा उसी को IHRC अपना नया डिजाइन और मोटो बनाएगा। दे आर प्रॉब्ली ट्राइंग टू चेंज द फेस, क्योंकि इतने साल हो चुके हैं इंडियन हिस्टोरिकल, मतलब दे हैव बिकम, एक तरीके से उनके लोगों में जंग लग चुकी है, तो दे वांटेड टू चेंज देयर फेस। तो यहाँ फाइनली मिस्टर शौर्य प्रताप सिंह दिल्ली से उनकी डिजाइन सिलेक्ट की गई। जैसे कि आप यहाँ बीच में देख सकते हैं एक पेन बना हुआ है एंड सारनाथ पिलर का फोटो है। तो लोगो में जो थीम है और जो सारनाथ पिलर का फोटो है ये सिग्निफाई करते हैं तो इंडियन कल्चर और प्लस द यूनिकनेस ऑफ IHRC। अच्छा, जो भी हिस्टोरियन कस्टोडियंस होते हैं, जो भी डेटा कलेक्टर्स होते हैं, इन सबको इंफॉर्मेशन देने का काम IHRC करता है। और ये इतना पुराना इंस्टीट्यूशन है कि ब्रिटिश के भी कई साल पहले से 1919 से ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया था। तो ब्रिटिश ने ये स्टैब्लिश किया था, तब से ये चला आ रहा है। तो इट वाज आई थिंक हाई टाइम, उनको भी ऐसा फील हुआ कि इट्स हाई टाइम, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट उनको 100 साल होने आ रहे हैं। दे शुड चेंज द लोगो एज वेल एज द सिंबल। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये ईरान में, क्योंकि ईरान और इजराइल की अभी काफी ज्यादा वॉर चल रहा है। अगर जिनको हिस्ट्री नहीं पता है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ईरान और इजराइल काफी सालों पहले दोस्त हुआ करते थे। फिर 1979 में फाइनली जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया उसके बाद ईरान ने डिसाइड कर लिया कि वी डू नॉट लाइक इजराइल एनीमोर। उनका पूरा मैनिफेस्टो भी उस चीज के ऊपर था एंड इजराइल को वो बोलने लगे लिटिल या स्मॉल स्टेट और यूएसए को बोलते थे बिग स्टेट, बड़ा भाई छोटा भाई और दोनों की शैतान, यूएसए और इजराइल। तो इजराइल और ईरान की तब से कट्टर दुश्मनी चल रही है, बट ये दुश्मनी काफी शैडो पावर के थ्रू होती है। शैडो पावर मतलब डायरेक्टली वॉर करके एक दूसरे से नहीं लड़ते थे, कुछ इनडायरेक्ट तरीकों से किया जाता था। इनडायरेक्ट तरीकों से एक दूसरे पर अटैक करते थे। जैसे ईरान ने बहुत सारे प्रॉक्सी मिलिटेंट ग्रुप छोड़ रखे थे इजराइल के आसपास की कंट्रीज में, जैसे हमास भी एक एग्जांपल ईरान के ही एक प्रॉक्सी मिलिटेंट ग्रुप का है। तो ये अटैक करते थे, ये डायरेक्टली किसी कंट्री का नाम नहीं आता था, ये ऐसे नहीं आता था ईरान ने इजराइल पर अटैक किया। बट हाल ही में अप्रैल की फर्स्ट वीक में इजराइल डेमस्कस में जो ईरान की एम्बेसी थी वहां पर अटैक किया, जिसमें कुछ हाई लेवल ऑफिशियल्स इवन डाइड। तब जाके ईरान ने फाइनली डिसाइड करके रिटेलिएट किया और पहली बार आज तक की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि ईरान और इजराइल डायरेक्ट भिड़े। ईरान ने ड्रोन अटैक किया, जिसको इजराइल ने बोला कि 99% ऑफ द ड्रोन्स जो ईरान ने भेजे थे और मिसाइल्स दे हैव बीन शॉट डाउन, तो पर कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। बट पहली बार ऐसा हुआ था कि डायरेक्ट अटैक दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे पे किया, या ईरान ने पहली बार डायरेक्टली अटैक किया था इजराइल पर। तो दिस इज अ ह्यूज थिंग। और इसी के साथ साथ एक नया डेवलपमेंट है कि ईरान ने एक नया ड्रोन लॉन्च किया है जिसका भी नाम नहीं रखा है ऑफिशियली, बट दिस इज अ टाइप ऑफ कामिकाज़े ड्रोन। ये ड्रोन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कामिकाज़े ड्रोन है, ये ड्रोन है ये,
और ये काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि ये 40 किलोमीटर तक उड़ सकता है और 3 से 6 किलो तक पेलोड लेके जा सकता है, मतलब ड्रोन के थ्रू आप बॉम्ब गिरा सकते हैं। सो दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस एंड ये ड्रोन जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया गया है वो ऐसे बिलीव किया जाता है कि रशिया का एक ड्रोन है जिसका नाम है लैंडसेट, उस ड्रोन की टेक्नोलॉजी को देखते हुए उसको यूज करके ईरान ने ये ड्रोन बनाया है। इसका ऑफिशियली अभी नाम नहीं रखा गया है बट सून इट विल बी आउट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं हर नेम इज शी इज न्यूज एंकर सना और ये इंडिया टुडे की न्यूज एंकर है, इंडिया टुडे ग्रुप की न्यूज एंकर है एंड शी इज कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो आपको दिख रही है ये रियल ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है, रियल पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, शी इज कंप्लीटली एआई जनरेटेड। तो इनकी आवाज से लेकर द लुक एंड एवरीथिंग इज एआई जनरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज शी हैज वन सना has won 2024 Global Media Award for AI led motivation, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक काफी इंटरेस्टिंग चीज कि कोई खास लैंग्वेज बैरियर नहीं है, शी कैन टॉक इन ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज एंड कोई भी लर्निंग कर्व नहीं है, मतलब शी इज परफेक्ट एक तरीके से बोले तो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ सिखाना पड़े या लर्निंग कर्व हो या कुछ गड़बड़ हो, देयर इज वर्चुअली नो लर्निंग कर्व एंड शी कैन टॉक इन ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज। आप अगर चाहें तो आप YouTube पे जाके इनके अपडेट्स देख सकते हैं एवरी डे, जो 10 मिनट का पूरे दिन का राउंड अप न्यूज आता है इन दिस फॉर्म दैट इज रिलीज बाय हर। और एक एक चीज को, जैसे कि यहाँ पे आपने पूरा का पूरा देखा, बगल में न्यूज चल रही थी, शी वाज टॉकिंग अबाउट द न्यूज। तो ये इंडिया टुडे ग्रुप की पहली एआई न्यूज एंकर है एंड शी हैज वन द अवार्ड। व्हाट्स द नेम? हर नेम इज सना। ओके, so guys, here was the last news, important news of the day. With this we end this session. I hope ये विजुअल मेमोरी के साथ साथ ऑडियो सुनने में you will be able to retain much more. करंट अफेयर से जहां तक की बात है, काफी लोगों को डर लगता है, जीके से डर लगता है क्योंकि इतना ज्यादा वास्ट होता है, बट द ओनली ट्रिक इज रिविजन एंड रिपीटेशन एंड बीइंग वेरी रेगुलर। अगर आप रेगुलरली पढ़ते जाते हैं, सुनते जाते हैं, तो आज जैसे हमने ईरान के बारे में फॉर एग्जांपल बात की, अगले हफ्ते जब हम बात करेंगे तो हम उसके आगे का अगर बताएंगे कि ईरान ने अब ऐसा किया, तो अब वो आपके दिमाग में स्टोरी जैसे चलने लगेगा, तो इट विल बिकम वेरी इजी। करंट अफेयर्स एंड जीके इज नथिंग बट स्टोरी, लेकिन वो सिर्फ तब होता है जब आप कंसिस्टेंट होते हैं। तो प्लीज कंसिस्टेंटली, कुछ और नहीं हो सकता, तो बस क्लास देख लिया करो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, नोट्स नहीं बनाना, कोई बात, क्लास को 2-3 बार देख लो, यू रिमेंबर एवरीथिंग। हम ट्राई करते हैं कि करंट अफेयर्स और जीके साथ साथ में कवर होता जाए, स्टैटिक पार्ट भी हम कवर करते जाते हैं, जैसे डीआरडीओ का हमने देखा, हेडक्वार्टर कहाँ है, चेयरमैन कौन है, एवरीथिंग वो हम करते हुए चलते हैं। तो इफ यू जस्ट वॉच द सेशन, वहां से आपकी आधी ज्यादा प्रिपरेशन हो जाती है। So guys, thank you for joining in today's session. This is Vishishta and I'll see you guys again very soon